बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ किडनी पैथोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किडनी के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था, किडनी की पैथोलॉजी का बेसिक ओवरव्यू ले लिया था, नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप रीनल पैथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा वो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओके, नेफ्रोटिक वाले फीचर्स के अंदर हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड्यूरिया, सीवियर प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, पिटिंग एडिमा याद रखना है। जबकि नेफ्राइटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन, ओके, हिमाचूरिया और एजोटीमिया, ओलिगोयूरिया, एंड्यूरिया, इसको आपने रट्टा मारना है। तो इसके अंदर आपको दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को मजीद हम दो में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ओके, टाइप 1 के अंदर क्या होगा, टाइप 1 में एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा। जो एंटीजन आता है वो किसी इन्फेक्शन से आ सकता है, लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, HIV हो गया। ओके, तो सारा ही हाईलाइट हो गया। ओके, ठीक हो गया। तो जो एंटीजन यहाँ से आ सकता है या SLE से एंटीजन आ सकता है जो कि एंडोजीनस होता है, या मेलिग्नेंसी से आ सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कॉज पता नहीं होता। ओके, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट जो टाइप 1 होता है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है, एंटीजन हेपेटाइटिस बी, सी, एंडोकार्डाइटिस, HIV, SLE या मेलिग्नेंसी से आएगा। ओके, जो टाइप 1 होता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। जो टाइप 2 है उसको डेंस डेपोजिट डिजीज़ कहते हैं। इस केस में कॉम्प्लीमेंट का अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। एक होता है क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और लैक्टिन पाथवे। यहाँ पे जो पाथवे एक्टिवेट होगा वो अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होगा। ओके, ठीक हो गया। और जो पेशेंट्स होता है उनके ब्लड के अंदर C3 नेफ्राइटिक फैक्टर होता है। ये वो ऑटो एंटीबॉडी है जो कि C3 कन्वर्टेज को क्या कर देती है, स्टेबलाइज कर देती है, उसकी एक्टिविटी को स्टेबलाइज कर देती है। ओके, यानी वो एंजाइम एक्टिवेट होता रहता है, C3 की डेफिशिएंसी करवा देगा। ओके, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, टाइप 1 के बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी को वंस अगेन 3 में डिवाइड करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। टाइप 1 में चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ पे डेपोजिट होगा, और ये वाहिद डिजीज़ है जिसमें सब एंडोथीलियल डेपोजिट होता है, तो उसको रट्टा मार लेना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कैपिलरी लूप्स थिकेंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, ग्लोमेरुलस लोब्यूलर बन जाएगी ड्यू टू मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, और कैपिलरी वाल के अंदर डबल कॉन्टूर अपीयरेंस, इसको आप रट्टा मार लेना, डबल कॉन्टूर अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स की इंटरपोजिशन होती है। तो डबल कॉन्टूर अपीयरेंस को रट्टा मार लेना आपने। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा, सब एंडोथीलियल इलेक्ट्रॉन डेपोजिट हो गए, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होगा, वही ग्रैनुलर पैटर्न होगा। टाइप 2 के बारे में बात करते हैं तो टाइप 2 के अंदर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, मेसेंजियल प्रोलिफरेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है विद क्रीसेंट्स रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी आते थे। ठीक हो गया। ओके, और यहाँ पर आपको इर्रेगुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी देखने को मिल सकती है। ओके, क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों वाले फीचर देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक रीनल फेल्योर वाला प्रोग्रेशन भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी वाले डब्बे से सारा देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, जो शुरू वाला एक बॉक्स था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारा ये है, हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 नेफ्रोटिक है, लेकिन जो टाइप 2 है डेंस डेपोजिट वाला, उसमें हीमाचूरिया और क्रॉनिक रीनल फेल्योर इन दोनों कंडीशंस में आ रहा है। टाइप 1 में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि टाइप 2 में डेंस डेपोजिट है, तो उसमें ऑटो एंटीबॉडी होती है, C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज कर देती है अल्टरनेट पाथवे से। ओके, जो टाइप 1 वाला है इसमें मेसेंजियल प्रोलिफरेशन होती है या मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव पैटर्न होता है, GBM की थिकनिंग और स्प्लिटिंग दोनों में होती है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क होगा, टाइप 1 के अंदर C1q और C4 होगा, लेकिन टाइप 2 के अंदर, टाइप 1 में C1q यानी 1 और 4 है, लेकिन टाइप 2 में 1q और C4 मौजूद नहीं है, ओनली C3 होता है। ओके, ठीक हो गया। और जो टाइप 1 है इसमें सब एंडोथीलियल डेपोजिट है, जबकि डेंस डेपोजिट में डेंस डेपोजिट्स होते हैं, जबकि IgA नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल और पैरामेसेंजियल डेंस डेपोजिट होते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आप कर लोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फोकल सेगमेंटल भी हो गया था, तो अब हम आगे चलते हैं आइसोलेटेड ग्लोमेरुलो एब्नॉर्मेलिटीज़। ठीक है, आइसोलेटेड ग्लोमेरुलर एब्नॉर्मेलिटीज़, तो इसमें IgA नेफ्रोपैथी है। तो जो IgA नेफ्रोपैथी है उसका दूसरा नाम रट्टा मार लेना, बल्जर डिजीज़ कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप होती है
ओके, पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो IgA एंटीबॉडी है जिसको म्यूकोजल एंटीबॉडी भी कहते हैं, IgA1 आइसोटाइप, इसकी ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में डिफेक्ट होता है। ओ लिंक्ड ऑक्सीजन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट की वजह से जो IgA होती है मेसेंजिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और ये IgA के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। यानी कि जो IgA है उसकी ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में जेनेटिक या एक्वायर्ड डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से मेसेंजिया में डिपॉजिट होगी और वो ऑटो एंटीबॉडीज को भी स्टिमुलेट करती है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक हो गया। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो आगे मेसेंजियल सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह को भी एक्टिवेट कर सकता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को भी रिक्रूटमेंट करवा सकता होता है। अब जो IgA की जो सिंथेसिस होती है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ सकती है। लाइक अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये डिजीज़ प्रेसिपिटेट हो जाता है। जो IgA नेफ्रोपैथी है सीलिएक डिजीज़ के साथ या लीवर डिजीज़ के साथ होती है क्योंकि इस केस में IgA क्लियरेंस कैपेसिटी रिलेटिवली कम होती है। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। तो ग्लोमेरुलस तो लाइट माइक्रोस्कोप में नॉर्मल होता है। ओके, लेकिन अगर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करें तो आपको क्या देखने को मिलती है, IgA वाला पैटर्न, यानी आपको IgA देखने को मिलेगा। C3 और प्रोपर्डिन डेपोजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मेसेंजियल इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट होते हैं। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो हीमाचूरिया बहुत ज़्यादा होता है, ग्रॉस हीमाचूरिया होता है, रिस्पायरेटरी GI या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद। ओके, क्योंकि यहाँ पर IgA का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हीमाचूरिया काफ़ी दिन तक रहता होता है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर बर्स्ट हो सकता होता है। ठीक हो गया। और इसका रिकरेंस एलोग्राफ्ट में कॉमन होता है। इसके बाद हेरिडेटरी नेफ्राइटिस। हेरिडेटरी नेफ्राइटिस हीट्रोजीनस है, यानी इसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ आ जाएगा जिनमें ग्लोमेरुलर इंजरी कॉमन है। ओके, पहला है एल्पॉर्ट सिंड्रोम। एल्पॉर्ट सिंड्रोम में हीमाचूरिया होगा जो कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर की तरफ प्रोग्रेस कर जाएगा। कान में मसला होगा, आँख में मसला होगा, कान के अंदर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, लेंस डिसलोकेशन, कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी होगी और लेंस की कैटरेक्ट हो सकता है। ये सारा एल्पॉर्ट सिंड्रोम में होगा। आइज़ को, एयर को और किडनी को इन्वॉल्व करेगा। अब होता ये है कि GBM के अंदर टाइप 4 कोलेजन है तो इसके अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5 चेन्स का ट्राइमेरेट होता है। लेकिन जो एक्स लिंक्ड फॉर्म होती है उसमें अल्फा चेन में मसला आ जाता है और इस केस में एंड स्टेज रीनल डिजीज हो सकता है। जो ऑटोसोमल फॉर्म होती है उसमें अल्फा 3 और अल्फा 4 में मसला होता है। जो टाइप 4 कोलेजन है ये GBM के फंक्शंस को मेंटेन करता होता है, आई लेंस में और कॉक्लिया में होता है। ठीक हो गया। जब ये नहीं होगा तो ये सारा काम खराब होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जो अल्फा 3 चेन होती है वो गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर भी आपने पढ़ा था। अल्फा 3 चेन कोलेजन टाइप 4 की अल्फा 3 चेन्स होती है, यानी जो एल्पोर्ट सिंड्रोम होती है जिनमें एक्स लिंक्ड फॉर्म्स होती है तो वो इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ठीक हो गया। ओके, तो इसको भी रट्टा मार लेना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अल्टरनेट थिकनिंग होती है और यानी जिस साइड पे नहीं होगा तो वहाँ पे थिनिंग होगी और इसके नॉर्मल साइड के ऊपर थिकनिंग होती है जिसकी वजह से बास्केट वेव अपीयरेंस आती है। लाइक इस टाइप की अपीयरेंस आती है, साइनोसॉइडल वाला। ओके, बाकी फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस वगैरह ये भी सब हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन, बिनाइन फैमिलियल हाइमाचूरिया। तो ये जो डिजीज़ होता है इसमें फैमिलियल एसिम्प्टोमेटिक हीमाचूरिया होता है, रीनल फंक्शन नॉर्मल होता है। ओके, बाकी इतना कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें म्यूटेशन होती है टाइप 4 कोलेजन में अल्फा 3 और अल्फा 4 चेन में। इसके बाद क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये कॉमन एंड स्टेज होती है डिफरेंट डिजीज़ की। ओके, ठीक हो गया। जो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये क्रॉनिक की तरफ प्रोसीड नहीं करता, लेकिन क्रिसेंटिक वाला प्रोसीड कर जाता है और मेम्ब्रेनस वाले बाकी वेरिएबल होते हैं, लेकिन क्रिसेंट वाला नहीं करता और फोकल वाला पोस्ट इन्फेक्शियस वाला नहीं करता और क्रिसेंट वाले कर जाते हैं प्रोग्रेशन। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो किडनी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होती है। ओके, डिफ्यूज अपीयरेंस होती है, ग्रैन्युलर सरफेस होती है। माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो हाइलोनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ठीक हो गया। फाइब्रोसिस वगैरह होती है और आर्टेरियोलर स्क्लेरोसिस भी हो सकती है जिसको नेफ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इन पेशेंट्स में क्या होता है, इनमें हाइपरटेंशन होता है। ओके, बाकी यूरीमिया के सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लाइक हार्ट के ऊपर पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, किडनी के ऊपर हाइपरटेंशन वगैरह, नेफ्रोकैल्सिनोसिस वगैरह, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, सेकेंडरी हाइपर थायराइड पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब कुछ ऐसे ग्लोमेरुलर डिजीज़ है जो कि सिस्टमिक डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हिनोज शेंडलिन पुरपुरा। हिनोज शेंडलिन पुरपुरा मिनिमल चेन डिजीज़ की तरह बच्चों में होता है। फाइंडिंग्स क्या होगी, नाम से लग रहा है कि इसमें पुरपुरा होगा वास्कुलाइटिस की वजह से, एब्डोमिनल सिम्पटम हो गए जिसमें पेन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग है, जॉइंट्स में मसला होगा और किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया।
लेकिन ये जो डिजीज़ होती है ये मेसेंजियल आईजीए डेपोजिशन के साथ प्रेजेंटेड होती है, क्रिसेंट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। अब है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तो जो बैक्टीरियल एंटीजेंस हैं उनकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसकी वजह से ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। तो ये असल में क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, आरपीजीएन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्रिसेंट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद डायबिटिक है, जो डायबिटीज़ होती है क्रोनिक किडनी फेलियर करवा देती है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों। इसके बाद फिब्रिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो फिब्रिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वेरिएंट होता है जिसमें मेसेंजियम के अंदर फिब्रिलर डेपोजिशन होती है और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की भी फिब्रिलर डेपोजिशन होती है और ये अमाइलॉइड्स को रिजेंबल करता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर देखा जाए तो आपको आईजीजी देखने को मिलता है, C3 और लाइट चेन्स देखने को मिलता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्लासिकली प्रेजेंट करता होता है। कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल गुड पास्टर सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। ओके, तो इनको रट्टा मार लेना। तो ये भी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस करवा सकती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनीमिया। ये वैस्कुलाइटिस, साइनोवाइटिस और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकता है। लास्ट में प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया जो कि माइलोइडोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये हमने डिजीज़ को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल डिजीज़ को कवर करेंगे।